हेलो एवरीवन, मैं अंकित सिंह पाथ आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग आज पढ़ेंगे PYQs 2020। 2020 में जितने भी रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सभी हम लोग ईयर वाइज रीजनिंग PYQ कर रहे हैं 2020। इसके बाद फिर 2019, 18 ऐसे हमारा सीरीज चलता रहेगा। तो जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं लाइन बाय लाइन हम लोग देखेंगे और हम लोग सेट कौन सा यूज करेंगे, बी। यानी 2020 में सेट बी हमारे पास अवेलेबल है और इस सेट बी का क्वेश्चन नंबर मैच कर सकता है। हम मैच कर सकते हैं, क्या करेगा वही एज इट इज है। ओके, तो स्टार्ट किया जाए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ये स्थिति को पढ़िए और उपलब्ध कराए गए विकल्पों में सर्वश्रेष्ठ कार्रवाई का चुनाव कीजिए। ठीक है, आपके पास एक स्टोरी दी गई है, इसको पढ़ना है और ये 4 ऑप्शन है। अब इसी में से आपको बताना है कि सबसे बेस्ट क्या होगा। यानी डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन ये कह सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं। आपके वरिष्ठ अधिकारी ने आपको 2 दिनों के भीतर एक विषय पर एक प्रस्तुति देने के लिए कहा है। आप आधी रात तक जग कर इसे समाप्त कर लेते हैं, फिर भी वास्तविक प्रस्तुति के दौरान आपका अधिकारी निराश हो जाता है और आपको फटकार लगाता है, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। वह सिंपल है कि हम इतना मेहनत करेंगे, आधे रात तक जग के हमने घर पे भी काम किया और ये प्रेजेंटेशन दिया, तो इससे इसका क्या लेना देना है कि आप आधी रात तक जगे हो कि पूरी रात तक जगे हो, कि आप कितना मेहनत किए हो। आपने जो प्रेजेंटेशन दिया है वो आपके अधिकारियों को पसंद नहीं है, सीधी सी बात, तो फटकार लगाएगा ही। तो आप करेंगे क्या, तो तुरंत जगह छोड़ देंगे, हटाओ तुम्हें फटकार लगा, मैं नौकरी नहीं करूंगा, ऐसा। तो ये नेगेटिव अप्रोच है, ये गलत है। दूसरा, नौकरी से इस्तीफा दे देंगे, वही बात हो गई। जगह छोड़ देंगे मतलब वहां से आप हट जाएंगे। लीव द प्लेस इमीडिएटली, उस प्लेस को ही छोड़ देंगे, मतलब इग्नोर करेंगे, आप समस्याओं से भागने वाले व्यक्ति प्रतीत होंगे, ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, नौकरी से इस्तीफा, रिजाइन ही दे दें, तो ये तो और बड़े आप फट्टू है। थर्ड, प्रतिक्रिया करेंगे और अधिकारी पर चिल्लाएंगे, ये तो और भी बड़ा कांड कर दे रहा। आपके ऑफिसर है वो और आप उन पर चिल्लाएंगे। आप रिएक्ट एंड शाउट एट द सुपीरियर, मैंने रात भर जाके काम किया, तो ऐसा भी काम नहीं करना है। तो अब 3 जब नहीं करना है तो चौथा करना है। सिंपली फीडबैक मांगेंगे और आश्वस्त करेंगे कि आप त्रुटियों को ठीक कर लेंगे। आप उनसे कहेंगे कि सर हमें बताइए और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी, या फिर इसमें भी जो गलती है मैं उसको ठीक करूंगा। ठीक है, काम करने का यही मतलब होता है। तो इस अप्रोच के थ्रू आपको जाना होगा, सबसे बेस्ट ये है। नेक्स्ट, आप निर्धारित अवधि में पूर्ण की जाने वाली एक परियोजना में लगे हैं। आपको टाइम मिला है कि भाई इस टाइम पीरियड में ही आपको फिनिश करना है ये काम। परियोजना समीक्षा बैठक के दौरान, अब उसके लिए समीक्षा बैठक हो रही है ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट रिव्यू मीटिंग। ये प्रोजेक्ट का रिव्यू लिया जा रहा है कि क्या हो रहा है। आपको ज्ञात होता है कि दलीय सदस्यों से प्राप्त सहयोग में कमी की वजह से इस परियोजना के निष्पादन में विलंब होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि दलीय सहयोग में कमी आपकी वजह से नहीं। ठीक है, you find project likely to get delayed due to lack of cooperation of the team members. What should you do? अब आप क्या करेंगे बताइए। तो हमारे पास फिर से 4 ऑप्शन, इसी में से आंसर करना है। Ask for extension of time citing reason, कि क्या आप बताएंगे कि ये रीजन है इसलिए हमें और भी टाइम बढ़ा कर दो। पहले ही बोला है कि आप किस तरीके के काम लगे, यू आर हैंडलिंग टाइम बाउंडेड प्रोजेक्ट, पहले ही टाइम बाउंडेड था और आप फिर से टाइम मांगोगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने टाइम को पहला ही जो उसका मूल है, जो उसका रूट है, अब उसी को डिसओबे कर रहे हो, तो वो गलत हो जाएगा। फिर दलीय सदस्यों को बदल देने की मांग करनी चाहिए, यानी जो भी आपके टीम मेंबर्स है उनको आप चेंज करेंगे कि तुम लोगों के वैसे चेंज हुआ है, बदला है तो चेंज ही कर दो। तो फिर नए वाले आएंगे तो इसकी क्या गारंटी है कि वो सही कर लेंगे। तो नहीं भाई, इनको चेंज नहीं किया जा सकता। लुक इनटू रीजन फॉर नॉन कोऑपरेशन, क्या आप देखेंगे कि उन लोगों ने कोऑपरेशन क्यों नहीं किया, असहयोग क्यों किया, इसकी जांच पड़ताल करेंगे। तो ये अब तक तो सही लग रहा है कि हाँ भाई जांच पड़ताल करनी चाहिए। फिर
वार्न टीम मेंबर्स फॉर देयर नॉन कोऑपरेशन, कि असहयोग के मुद्दे पर दलीय सदस्यों को चेतावनी देंगे, क्या करेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग से चेतावनी देना कुछ बात नहीं है, कि आपको उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए कि ये लोग क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये गलत है, ये सही है और यही सही है। ओके, ये एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। A result of a survey of 960 persons with respect of their knowledge of Hindi, English and Sanskrit is given below. ये एक वेन डायग्राम दिया हुआ है, 3 पार्टियां हैं, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत जानने वाले, और ये टोटल 960 पर्सन का डायग्राम है। इस सबको आप ऐड करेंगे तो 960 मिल भी जाएगा। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ दोज who know all the 3 languages, सभी 3 लैंग्वेज को जानने वाले कितने लोग हैं, 60। ओके, to those who do not know संस्कृत, उनसे क्या रिलेशन है जो संस्कृत बिल्कुल नहीं जानते। तो संस्कृत जानने वाले तो इस सर्कल के अंदर आएंगे, और नहीं जानने वाले ये तीनों लोग हैं, ये लोग संस्कृत जानते ही नहीं। तो कितने हो गए, 201, 3 and 2 540। ये 540 लोग संस्कृत नहीं जानते हैं और 60 लोग तीनों लैंग्वेज जानते हैं। इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 1/9। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1/9। ओके, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 4, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें कितने त्रिभुज है देखा जाए तो सबसे पहले ये बड़ा वाला, इस सब फिगर को अलग अलग ड्रा करेंगे। ये वाला देखिए, इसमें कितने होंगे, ऐसे कट करेंगे तो 1 और 2, और फिर एज्यूम करो कि हम ऐसे कट करेंगे तो फिर से कितने आएंगे, ऐसे हमने किया। अभी ये सिंगल सिंगल नहीं काउंट करना, एक बार ऐसे तो इधर इधर एक और इधर इधर एक, 1 2, ठीक है। तो हमारे पास कितने हो गए, 2 और 2 4। अब तक तो हमने 4 ट्रायंगल फाइंड कर लिया है। अब देखो ऐसे हुआ है तो 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। और फिर ये दोनों को मिलाकर 4, तो 4 4 8 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल इसमें 16 होते हैं। ये मैंने आपको याद भी कराया था, पूरा बना के समझाया भी था, फिर से बताया। ये 16। अब इसमें देखो एक ऐसा वाला ऐड हुआ है, एक ये वाला ट्रायंगल और इधर एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो 16, एक ये और एक ये, एक एक तो ये खुद हो गए ना। इसके बाद क्या क्या मिलेगा देखो, अब इसको ऐसे किया, ऐसे किया और ऐसे किया, तो 1 2 3 4, और ये एक 5 और ये एक 6, ठीक है। एक के अलावा 6 और इसमें भी वही होगा 6। तो टोटल ये कितने हो जाएंगे, तो ये टोटल हो गया 30। ये टोटल ट्रायंगल 30 हो गए, हमने ओवरलुक ले लिया। अब इसके बाद जब ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं तो देखो इनके कनेक्शन से ये एक एक्स्ट्रा बनेगा, एक ये एक्स्ट्रा बनेगा, एक ये एक्स्ट्रा बनेगा, एक ये, इस दोनों के कनेक्ट होने की वजह से, ठीक है। तो 30 + 4 34 हो गए। इसके बाद दोनों के कनेक्ट होने से एक बड़ा सा ट्रायंगल यहां पर बनता है और एक और बड़ा सा ट्रायंगल देखिए यहां पर बनता है, ठीक है। तो +2, तो ये हो जाएंगे 36। तो इस तरीके से मेन सीरीज को मेन फोकस किया जाता है कि कौन सा इसमें है, उसको आउट करके फिर अटैच कर लोगे तो काम हो जाएगा। कितना आ गया, 36। हमारा ऑप्शन बी आंसर है। नेक्स्ट, रवि श्वेता का भाई है। ओके, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। ज्योति नीलम की बहन है, रवि श्वेता का भाई है। रवि इज ब्रदर ऑफ श्वेता। ज्योति नीलम की बहन है। अब यहाँ इसको हम हाइड करते हैं ना, ज्योति। श्वेता रोहित के पिता की पुत्री है। श्वेता रोहित के पिता की पुत्री है। ओके, नीलम, ज्योति नीलम अभी नहीं है, नीलम सुभाष की पुत्री है। अभी इसको भी हमें हाइड रखना पड़ेगा। ये तो हो गया था, जो नहीं हुआ है उसी को हम हाइड कर रहे हैं। नीलम सुभाष की पुत्री है, इसको। ज्योति रवि की मां है। ज्योति है ना कहीं, फिर से नहीं है। श्वेता और रवि है सिर्फ। श्वेता रोहित के पिता। महेश नीलम की एक मात्र बहन की पति है। रोहित का सुभाष,
एक बार फिर से पढ़ते हैं। श्वेता रवि का भाई है, हो गया। ज्योति नीलम की बहन है, ज्योति है ही नहीं, नीलम। श्वेता रोहित के पिता की पुत्री है, श्वेता रोहित के पिता की पुत्री है। नीलम सुभाष की पुत्री है। अब सुभाष कौन है? नीलम सुभाष की पुत्री है। ज्योति रवि की माँ है। अच्छा, ये रवि है, रवि की माँ ज्योति, रवि के पिता ये हैं, तो रवि की माँ ज्योति है। ठीक है, इन दोनों की शादी हुई होगी। अब ज्योति मिल गई। ज्योति नीलम की बहन है, ये ज्योति नीलम की बहन है। ठीक है, नीलम सुभाष की पुत्री है। ये नीलम जो है ना, ये सुभाष की पुत्री है, सुभाष की पुत्री है। ज्योति रवि की माँ है, ज्योति रवि की माँ, यही तो खुला था। महेश नीलम की एकमात्र बहन का पति है, महेश नीलम की एकमात्र बहन। अब नीलम की एकमात्र बहन तो ये है ज्योति, अब इसका पति कौन है? रमेश, तो इसको हमें रमेश कहना पड़ेगा। तो रोहित का सुभाष से क्या संबंध है? रोहित का संबंध सुभाष से। तो रोहित, हाउ रोहित इज रिलेटेड टू, क्वेश्चन देखिए, हाउ इज रोहित रिलेटेड टू सुभाष। रोहित के पास क्वेश्चन मार्क है और रिलेटेड टू सुभाष से रोहित कैसे संबंधित है? तो रोहित का रिलेशन चाहिए। तो देखो, ये सन और ये ग्रैंडसन, तो ग्रैंडसन हमारा जो ऑप्शन होगा वही आंसर हो जाएगा। तो ग्रैंडसन कहां पर है? देखिए ऑप्शन बी में है ग्रैंडसन, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर? तो बस एक बार डायग्राम हमारा क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट 20 to 21 के लिए इंस्ट्रक्शन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ABCDEFGH 8 friends, sorry 9 GH and I are 9 points. C is 2 kilometer east of B. स्टार्ट करते हैं। C is 2 kilometer east of B। अच्छा, यहां बनाने से पॉसिबल है? क्वेश्चन सारा विजिबल है? हाँ, हो तो जाएगा। वैसे हम B से हो जाएगा। C is 2 kilometer east of B. C is east, east इधर है। C is 2 kilometer east of B. ये क्या है? 2 किलोमीटर। ओके। A is 1 kilometer north of B. B से नॉर्थ 1 किलोमीटर A है, 1 किलोमीटर। देखना कि अगर हमने ये स्टैंडर्ड एक वैल्यू ले लिया 2 किलोमीटर का, तब उसका आधा 1 किलोमीटर का होगा, वैसा ही आपको लेना होगा। H is 2 किलोमीटर साउथ ऑफ A। H is 2 किलोमीटर साउथ ऑफ A। A से साउथ हमें जाना होगा, वो भी 2 किलोमीटर, मतलब नीचे। तो देखो, एक ऊपर था तो एक और नीचे आ गया, तो यहां पर कौन होगा? H। और ये कितना है? रेड वाला पूरा है 2 किलोमीटर। ठीक है। G is 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ H। H से वेस्ट 1 किलोमीटर कौन है? G है। इससे वेस्ट 1 किलोमीटर। ओके। G is 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ H, while D is 3 किलोमीटर ईस्ट ऑफ G। D is 3 किलोमीटर ईस्ट, तो 1 and ये 3 किलोमीटर ईस्ट ऑफ G, ये 2 एंड इधर वाला 1। ठीक है। G एंड F is 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ G। 2 किलोमीटर G। अच्छा, ये F is 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ G। F is 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ G। G से हमें 2 किलोमीटर नॉर्थ जाना पड़ेगा। यहां पर कौन है? F है। ओके। F is 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ G। I is situated in middle of B and C। इसके मिडिल में है I। ओके, यहां पर। While E is in middle of H and D। H यहां है तो इसके मिडिल में कौन है? E। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, डायग्राम बन चुका है। What is the distance between E and I? E और I का डिस्टेंस पूछा गया है, कितना होगा? तो देखो, ये पूरा 2 था, तो ये आधा ऊपर 1, तो ये भी यहां से यहां तक 1 किलोमीटर, तो ये भी 1 किलोमीटर हो जाएगा। यानी हमारा आंसर E एंड I, यही तो है E एंड I।
यही तो पूछा है, तो टोटल 2 है, इधर 1 ही होगा भाई। नॉन ऑफ दिस के साथ जाना पड़ेगा कि इसका आंसर हमें नॉन ऑफ दिस करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि 1 किलोमीटर आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट, ई और एफ के मध्य में दूरी क्या है? ई और एफ, यहां से यहां का डिस्टेंस पूछा गया है। ये क्या है? ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट। अब यहां से यहां तक की टोटल 3 था, तो ये 1 और ये 1 2 किलोमीटर है ना, और ये भी है 2 किलोमीटर, तो अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 4 प्लस 4 इज इक्वल टू रूट 8। ये क्या होता है? 2 रूट 2 किलोमीटर। तो 2 रूट 2 किलोमीटर ऑप्शन सी में है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 20 का आंसर डी और 21 का आंसर सी करेक्ट है। आगे चलिए। ओहो, ये तो काफी छोटा छोटा आ गया। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, रीड द फॉलोइंग। हिंदी इंग्लिश में दोनों में आगे है क्या ये 22? हाँ 22 फिर से यहाँ आया है। ये इस इंस्ट्रक्शन के लिए पूरा का पूरा क्वेश्चन को मैंने एज इट इज एक बार दिखा दिया है कि आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसा ही मिलेगा। इसके आगे चलेंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका स्टेटमेंट, ऑल प्राइजेस आर मेडल्स। ऑल प्राइजेस आर मेडल्स, ओके। सम प्राइजेस आर सर्टिफिकेट्स, सम प्राइजेस आर सर्टिफिकेट्स। ठीक है, वेन डायग्राम हमारा तैयार। कंक्लूजन 1, सम सर्टिफिकेट्स आर प्राइजेस, some certificates are prizes, yes. Some medals are prizes, some medals are prizes, yes. Some certificates are medals, some certificates are medal, yes. तीनों के तीनों हो सकते हैं। तो ऑल कंक्लूजन 1, 2 and 3 फॉलो, हमारा आंसर ए करेक्ट हो जाएगा 22 के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल डॉग्स आर लायंस। All dogs are lions. No elephant is lion. No elephant is lion. ये हमारा वेन डायग्राम। क्वेश्चन क्या आता है? No dog is an elephant. No dog is an elephant. सही है। No lion is a dog. ये गलत है। Some elephant are dogs. बिल्कुल नहीं। तो only conclusion 1 follows. ऑप्शन 3 हो जाएगा। देखो लड़के जल्दबाजी में कर देते हैं कि ओनली 1 फॉलोज ए को आंसर, कि ए में रहता है, नहीं देखो यहाँ पे 3 में दिया था, तो इस जल्दबाजी में सही होते हुए भी आपका आंसर गलत हो गया। 24, किसी कुट भाषा में आर्मी को इतना लिखा जाता है, तो नेवी को उसी भाषा में क्या लिखा जाता है? आर्मी के लिए क्या कोड यूज किया गया है? ARMY। तो A क्या होता है? 1, 18, 13 एंड Y is 25। लिख लेना इसको। फिर पूछा क्या है? नेवी, NAVY, ठीक है। N14, A1, B22 और Y25। इतना रहने से आपका दिमाग तेजी से चलेगा। तो आर्मी के लिए कोड देखो ये दिया, इसको कैसे सेटिस्फाई कराओगे? तो देखो ये 5 मिला है ना, ए के लिए आप ऐसा एज्यूम कर रहे होगे, और Y 25 होता है तो 25 भी दे दिया। नहीं, ये सब 5 टाइम्स हुए हैं। 5 टाइम करके देखो, 5 1 जा 5, 18 5 जा 90, 35 जा 65 और 25 5 जा 125। क्या ये कोड मिल गया? तो वैसे ही इसको भी हमें करना होगा सबको 5 टाइम। 14 5 जा 70, 5 1 जा 5, 22 5 जा 110 और 25 5 जा 125। देखो तो 705110, 705110 एंड 130 नहीं होगा, 705110 125 सही हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेवी के लिए। नेक्स्ट, हरे गुलाबी काले नारंगी पीले सफेद और लाल रंग के 8 बक्से एक के ऊपर एक रखे हुए, 8 बक्से एक के ऊपर एक। सब मतलब आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए एक बार, हिंदी इंग्लिश दोनों में एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है। चलो इसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। कितने हैं? 8।
तो आप सबसे पहले 8 बक्से बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। चाहो तो लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यही 8 बक्से होंगे। अब हम इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। देयर आर 4 बॉक्सेस बिटवीन पिंक एंड रेड। तो अगर चलो मान लेते हैं यहां पिंक है, तो इसके बीच में 4, 1 2 3 4 होंगे बीच में, मतलब रेड यहां आएगा। ये एक पॉसिबिलिटी है। अगर इसके अकॉर्डिंग हम पढ़ के सेट कराते हैं, हो जाएगा तो ठीक, नहीं होगा तो आगे देखेंगे। नहीं होगा तो इस प्लेस को हम चेंज कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे, रेड को ऊपर कर देंगे, पिंक को नीचे कर लेंगे, यही होगा ना। या फिर सबसे नीचे से शुरुआत कर लेंगे, लेकिन पहले करके तो देखिए, 2-3 बार गलती होगी, खुद होगी तो होगी, नहीं तो एक बार में भी सेट हो जाएगा। देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन रेड एंड ग्रीन। देखो रेड को पकड़ लिया है ये, तो रेड एंड पिंक, ग्रीन के बीच में 2, तो रेड यहां है तो 2 खाली चाहिए, तो ग्रीन 9वां हो जाएगा, हमारे पास 8 ही है। ठीक है, तो भाई ग्रीन तो नीचे नहीं जा सकता और 2 खाली भी चाहिए, तो 1 और 2, तो पक्का ग्रीन यहां आ जाएगा। ओके, देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन रेड एंड ग्रीन हो गया। 3 बॉक्सेस बिटवीन ऑरेंज एंड ग्रीन। 3 बॉक्सेस बिटवीन ऑरेंज एंड ग्रीन, तो ग्रीन यहां पर है, ऊपर ऑरेंज के लिए जगह नहीं है, तो नीचे हो जाएगा, तो 1 2 और 3, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ऑरेंज। तो हमारा ऑरेंज और ग्रीन भी हो गया। 2 बॉक्सेस केप्ट बिटवीन ऑरेंज एंड ब्लू। ऑरेंज और ब्लू के बीच में कितने हैं, 2, तो अगर ये हमारा ऑरेंज है और नीचे तो ब्लू जा नहीं सकता, 1 2, यहां पर ब्लू आएगा। ओके, ऑरेंज एंड ब्लू भी हो गया। ओनली 1 बॉक्स केप्ट बिटवीन ब्लू एंड ब्लैक। ब्लू और ब्लैक के बीच में एक ही आना चाहिए, तो ये ब्लू है तो ब्लैक यहां भी आ सकता है, यहां तो रेड ऑक्युपाई है, तो बस ब्लैक के लिए एक ही जगह ही बच रहा है। ठीक है, ब्लू और ब्लैक के बीच में एक हो गया, ब्लू एंड ब्लैक हो गया। द ब्लैक बॉक्स इज नॉट कीप्ड इमीडिएटली अबव और बिलो ऑरेंज बॉक्स। ऑरेंज के अबव और बिलो नहीं है ब्लैक, ब्लैक के तो हमारा स्थान फिक्स है। देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन व्हाइट एंड येलो। और व्हाइट और येलो 2 ही प्लेस बचा है, तो यहां व्हाइट आएगा कि येलो आएगा हमें नहीं पता कि कौन कहां जाएगा, आगे बढ़ेंगे। द व्हाइट बॉक्स केप्ट अबव रेड बॉक्स बट नॉट ऑन द टॉप। यानी व्हाइट बॉक्स जो है ना लाल के ऊपर होगा, रेड के ऊपर कौन सा होगा, व्हाइट, तो हम यहां पर लिख देंगे व्हाइट। ठीक है, तो यहां पे सिंपली येलो हो जाएगा। ओके, अब एक चीज और बोला है, kept above रेड बॉक्स बट नॉट ऑन द टॉप। टॉप पे नहीं होना चाहिए था, नहीं तो आप यहां से ले लेते, मतलब जगह सबका सेट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। अब इस सब को हम लेकर चलें आगे क्वेश्चन के पास। चलिए देखो, किस रंग का बक्सा सबसे नीचे रखा है, मैंने सबको पहले ही लिख लिया है, इस तरीके से हम देखेंगे, वो आपको समझाने के लिए किया था, आपको लाइव दिखाने के लिए। बॉटल सबसे नीचे कौन सा है, येलो है, तो हम ऑप्शन बी कर देंगे, बस हम क्वेश्चन देखते ही आंसर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ब्लैक बॉक्स विद रिस्पेक्ट और पिंक। पिंक के रिस्पेक्ट में ब्लैक कहां है, तो जस्ट नीचे, तो क्या बोला, 2 प्लस इमीडिएट अबव इमीडिएट बिलो, इमीडिएट बिलो ठीक नीचे है, यही इनका कंडीशन है। नेक्स्ट, हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन येलो एंड ऑरेंज बॉक्स। येलो और ऑरेंज, येलो एंड ऑरेंज, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, यानी नॉन ऑफ दिस। 0 होना चाहिए था, 0 है नहीं, तो हम नॉन ऑफ दिस के साथ जाएंगे, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। 28, सबसे ऊपर किस रंग का बक्सा है, विच बॉक्स इज केप्ट एट द टॉप, पिंक। सिंपली इसमें कुछ करना है क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबव रेड बॉक्स। रेड के तुरंत ऊपर कौन सा है, व्हाइट। रेड के ऊपर तुरंत कौन सा है, व्हाइट, 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 व्हाइट है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये तो इंस्ट्रक्शन में भी था ना
कि लाल के ऊपर कौन सा है। देखो अगर पूरा नहीं भी पढ़ते, सॉल्व भी नहीं होता, लेकिन ये हो जाता। There are 2 boxes between white and yellow box. White box kept above the red box. ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ऐसे भी मिल जाता अगर हम पूरा सॉल्व भी ना करते तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। 4 विकल्पों में से एक अन्य 3 से अलग है, उस अलग विकल्प को ज्ञात कीजिए। एलिफेंट, वेल, हॉवक और बैट, यानी हाथी, वेल, बाज और चमगादड़ में से अलग कौन है। तो पता नहीं, बच्चे कहते हैं कि सर ये पानी का है, ये धरती का है, ये आसमान के हैं, तो ऐसे नहीं। वेल हमारा बाज हमारा सही आंसर होगा, यानी वॉक। क्यों? क्योंकि ये तीनों के तीनों मैमल्स हैं और ये मैमल नहीं है। क्यों? मैमल क्या होता है? स्तनपाई, कि जो पक्षी या जानवर अंडा नहीं देते हैं, बच्चा पैदा करते हैं और अपने बच्चों को अपना दूध पिलाते हैं, उनको एक कैटेगरी में रखा गया। तो हाथी, वेल और चमगादड़ अंडा नहीं, बच्चा पैदा करते हैं और अपने बच्चों को दूध भी पिलाते हैं। बाज ऐसा नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 31। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से उस एक विकल्प को चुनिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह जुड़ा हुआ है जिस तरह पहले शब्द से दूसरा। अच्छा ठीक है। भूटान, नगल्ट्रम, तो ईरान। तो नगल्ट्रम क्या है? नगल्ट्रम इज अ करेंसी ऑफ भूटान। तो भूटान की करेंसी नगल्ट्रम है, तो ईरान की करेंसी क्या है? रियाल। तो सिंपली यानी करेंसी से एक क्वेश्चन किसी ना किसी पैटर्न में पूछता है भाई, वो सीसेट में पूछे या फिर आपके जीएस में पूछे, करेंसी को ध्यान पे रखना। अभी एक क्वेश्चन और है, किसी एक खास कोड भाषा में फ्यूचर को ऐसे लिखा जाता है, तो कैरेक्टर को कैसे लिखा जाएगा। तो देखो फ्यूचर के लिए क्या यूज किया गया है? यू। एफ के लिए यू, ई के लिए वी, यानी उफ। आपको याद किया था ना अपोजिट वर्ड, एफ यू, फू या उफ, एल ओ वी ई, ए जेड नहीं। तो ये सबके सब एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसका वो अपोजिट लिख देंगे। कैरेक्टर सी का अपोजिट एक्स, एच का एच 8 है, एस एच, सर्ड जी, एस ए का जेड। तो देखो इसमें एक्स कॉमन हो रहा है 3 में, यानी एक्स तो आएगा ही आएगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। एस सब में कॉमन है, ये सब में कॉमन है। अब ये देखो फोर्थ प्लेस पर, फोर्थ पे क्या है? 1 2 3 4। आर के लिए क्या आता है? आई आर, इंटरनेशनल रिलेशन, तो आई आना चाहिए, सब में जे है, तो ये सब गया, जे वाले सारे गए, यानी यही पर आंसर हो जाएगा। आपको पूरा चेक करने की भी जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी, पूरा चेक भी कर सकते हो। ए के लिए होता है जेड, सी के लिए एक्स, टी एस एच आई आर टी जी, जी टी रोड या सर्ट जी, एल ओ वी आई आर। देखो लास्ट में भी आई आ रहा है, बाकी किसी में आई नहीं है, तो यहां से भी ये पकड़ा जाएगा, तो हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आपको अपोजिट लेटर्स भी याद होने चाहिए, क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से उस एक को चुनिए। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि इस 7 को एक ही बार 336 के पास ले गया और 11 को देखो 1000 से ऊपर का ही है, मतलब 11 को 1000 से ऊपर कैसे जा सकते हैं, यानी क्यूब ही किया जा सकता है। तो 11 का क्यूब तो 1331 होता है, लेकिन इसका क्यूब 7 का क्यूब क्या होता है? तो 7 का क्यूब होता है 343, तो ये 36 ही आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं जो 1300 के आसपास आएगा, ये भी 300 के आसपास आया, तो हम 1320 को आंसर कर सकते हैं अगर टाइम नहीं है तो। अदरवाइज देखो कि इसमें से अगर 7 माइनस कर लेंगे ना तो काम हो जाएगा। ये 13 माइनस 7 इज 6 और ये 336 आ गया, तो इसमें से 11 माइनस कर लो, 0231 1320, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से हमारा डिसीजन मेकिंग या फिर स्टेटमेंट अजम्पशन। आपको सारा इंस्ट्रक्शन हिंदी इंग्लिश में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है ये, उसके लिए हमें अजम्पशन दिया गया है। स्टेटमेंट पढ़िए। नागरिक प्राधिकरण, आगे है क्या 48? फिर से नहीं है। नागरिक प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि शहर में पर्यावरण प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए शहर की सीमा के अंदर स्थित सभी कारखानों को बाहर स्थानांतरित किया जाए। ठीक है भाई, पढ़ते हैं धारणा। इन कारखानों को शहर के बाहर स्थानांतरित करने के बाद भविष्य में शहर में प्रदूषण का स्तर कम हो जाएगा।
हाँ, तो ये सही है, कम हो जाएगा बोला है, समाप्त हो जाएगा नहीं बोला है। और जब नागरिक प्राधिकरण ने निर्णय लिया है तो बहुत सारा रिसर्च करके लिया होगा, तो हम कह सकते हैं कि भाई पहला स्टेटमेंट सही हो सकता है। दूसरा, इनफ यूजेबल लैंड इज अवेलेबल आउटसाइड द सिटी लिमिट, मतलब शहरी क्षेत्र में, फॉर दिस फैक्ट्रीज, इन कारखानों के लिए उपयोग योग्य पर्याप्त भूमि शहर के बाहर उपलब्ध है तभी तो सेट कर सकते हो, नहीं तो शिफ्ट ही नहीं कर सकते। थर्ड, मेनी ऑफ दीज फैक्ट्रीज मे शिफ्ट टू सम अदर सिमिलर टाउन टू रिमेन प्रॉफिटेबल, कि भाई अदर टाउन में कर देंगे फिर भी प्रॉफिटेबल रहेगा, तो भाई अदर टाउन की तो बात ही नहीं है स्टेटमेंट में, तो प्रॉफिटेबल रहे या ना रहेगा तो बात की बात देखेंगे। दूसरा गलत, तीसरा गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड, तो ओनली टू एंड थर्ड, 1 and 2 are implicit, 1 and 2 are implicit, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकने वाली संख्या को चुनिए। ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 24, 25, 29, 56 और फिर यहां से आगे देखो एक की बार बहुत बड़ा हुआ है, तो इसको कैसे डिकोड करें? 24 के बाद 25 कैसे आ सकता है? देखो ये 24 आया होगा 24 प्लस, अच्छा 24 से आगे चलते हैं, और 1 का पावर 1, तो 24 प्लस 1 25 हो जाएगा ना, ठीक है, ये मिल गया। अब ये कैसे आया होगा? तो 25 प्लस 2 का पावर 2, तो देखो 25 प्लस 4 29 हो गया। फिर 29 से आगे कैसे आया होगा? तो 29 प्लस, अब देखो 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 बार मिल गया, एक बार 3 का पावर 3 करके देखते हैं क्या होता है। तो 29 प्लस 27, 57, 56 आ गया। अब क्या होगा? 56 प्लस अब 4 का पावर 4, तो 56 प्लस 4 का पावर 4 कितना होता है? 2 का पावर 3, 64 का पावर 4, 256। 6 and 6 12, carry 1, 5 and 5 10 and 1 11, carry 1 2 और 1 3, 312। ये अगला पद 312 होगा, 312 हमारा ऑप्शन डी में है, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, सेलेक्ट फॉर लेटर क्लस्टर्स, अच्छा 4 अक्षर का समूह, have been given out of which 3 are alike in some manners while 1 is different, select odd cluster। उल्टा चुनना है तो देखो C का अपोजिट X I R, L ये समझ में नहीं आ रहा है, L O V E G T रोड, S H P K K, तो ये सारे अपोजिट है और इसका कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, जो अलग है, जो भिन्न है। 52, निम्न श्रृंखला में प्रश्न के चिन्ह पर क्या आएगा? अब इसमें यहां पर क्या आ सकता है, तो वो देखिए, ये कैसे कैसे लिया है, देखो EJOTY, ये जो टी पढ़ाया था, यानी फर्स्ट प्लेस Y आएगा, तो X वाला गया, अब लास्ट में दोनों में H है, इसमें भी Y है, तो बस बीच वाला चूज कर लो क्या होगा, तो ये L यानी 12, H8, D4, Z26। ये क्या हो रहा है कि 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 8, 8 माइनस 4 8 माइनस 4 4 एंड 4 माइनस 4 यानी 0, 0 मीन्स 26। अब 0 माइनस 4 यानी 26 माइनस 4 इज 22, तो नेक्स्ट आ जाएगा 22 यानी V, तो V ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट 53, 54 के लिए इंस्ट्रक्शन आपके पास है। 8 मित्र PQRST एक केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ऐसा ऐसा पूरा इंफॉर्मेशन। चलिए अब इस सबको हमें पढ़ के इसका डायग्राम बनाना होगा, फिर आंसर करना होगा। तो डायग्राम चलो यही बनाना पड़ेगा, आगे स्पेस नहीं है। 8 मित्र PQRSTUV और W एक परिधि में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ये हमने एक सर्कल ले लिया और इसमें 8 को सेट कर दिया, 4 ऐसे और फिर 4 ऐसे, ठीक है। एक और सर्कल ले लेना, ये बहुत बड़ा हो गया, कोई बात नहीं।
एक और ले लेते हैं। जब भी आपको सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछे तो हमेशा दो ऑप्शन के साथ चलेंगे, एक के साथ नहीं। कौन सही हो कौन गलत हो हमको क्या पता। सब सेंटर की तरफ फेस किए, जब सेंटर को फेस करेंगे तो इनका राइट लेफ्ट समझ लेना, जो आपका राइट है आपका और लेफ्ट, और ऊपर जाएगा तो ये बदल जाता है, ठीक है। तो राइट क्लॉकवाइज ऐसे चलता है और लेफ्ट एंटी ऐसे चलता है, नीचे से। ऊपर से देखोगे तो ऐसे उल्टा हो जाएगा, क्योंकि सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं। अब चलो पहला इंफॉर्मेशन क्या है, इधर से देखते हैं। Q V और S के बीच में बैठा है। ये बीच में किसके किसके, V और S के बीच में। तो जो बोला है पहले V रखते हैं और यहाँ S, और अगर Q यहाँ होगा तो एक और पॉसिबिलिटी बनी कि यहाँ S और यहाँ V हो सकता है, ठीक है। हमने बेसिक चीज को अरेंज कर लिया है, बेसिक हमने इसी को पकड़ा है, हमेशा 3 वाले को पकड़ना चाहिए। अब W Q के बाएं तीसरे स्थान पर है, W Q के बाएं लेफ्ट तीसरे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां पर W है। Q के बाएं फर्स्ट सेकंड थर्ड, W यहीं पर रहता, ठीक है। अब तक तो कोई चेंज नहीं हुआ। और P के दाएं दूसरे स्थान पर है, W की बात बोल रहा है, P के दाएं दूसरे यानी फर्स्ट सेकंड, यानी P यहां होना चाहिए, तभी P के दाएं P का राइट होगा फर्स्ट और सेकंड W के लिए। तो ये लाइन कंप्लीट हो गया, ये लाइन हमारा कंप्लीट हो गया। R P और V के बीच में बैठा है, P और V के बीच में R बैठा है। तो देखो अगर यहां से हम V और P लेते हैं तो बीच में तो आएगा नहीं, अगर इसको बीच लोगे तो ये S बैठा है, यहां पे W बैठा है, यानी ये डायग्राम हमारा बड़ा वाला ही गलत हो गया। अब देखो P और V के बीच में जगह है, R को बिठा सकते हैं, तब ये वाला डायग्राम हमारा सही चल रहा है। R P और B के बीच में बैठा है। Q और T एक दूसरे के विपरीत नहीं है, यानी Q और T एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, तो T यहां नहीं आएगा तो पक्का T यहां आएगा। अब बचा कौन, तो कौन कौन से फ्रेंड्स से P से स्टार्ट हुए थे, P Q R S T, U नहीं है, बस U को हम यहाँ पे सेट कर देंगे, हमारा डायग्राम सेट हो गया। अब हम क्वेश्चन का आंसर देंगे, तो क्वेश्चन उधर से पिक करते हैं। पहला, S के बाएं तीसरा कौन है, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S, S ये है। अब इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, अब इसका राइट इधर था लेफ्ट इधर था, तो इसका लेफ्ट इधर 1 2 3 U, U इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा A, U इज तीसरा, S के बाएं तीसरा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पहला, S एंड P आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, तो S एंड P आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, यस ये तो स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, ये तो सही हो गया भाई। R is third to the right of S, R is third to the right of S, S का राइट फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ ये भी सही है, ये भी सही हो गया, मतलब आंसर नहीं हो सकता। क्वेश्चन क्या है, नॉट करेक्ट, ओके। तो नेक्स्ट, T is sitting between U and S, T is sitting between U and S, U और S के बीच में तो नहीं है, नहीं, तो हमारा आंसर ये हो सकता है कि ये गलत है। इसको पढ़ ली, P is sitting between R and U, P and is sitting between R and U, यस करेक्ट है। तो भाई सब करेक्ट हो गया, तो सब गलत हो जाएगा, एक इनकरेक्ट हो गया, ओके। तो इस तरीके से इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट, अल्फा चिन्ह युक्त फलक के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा, विच सिंबल विल बी ऑन द फेस अपोजिट ऑफ फेस विच सिंबल अल्फा। तो भाई अल्फा के अपोजिट कौन होगा, इस 4 ऑप्शन में ही करना है, और 4 डायग्राम दिया है तो ऑप्शन के थ्रू करना बेस्ट होगा। तो देखो अल्फा के साथ क्या क्या नहीं हो सकता, गामा और बीटा नहीं हो सकता। ऑप्शन में देखो गामा बीटा है, गामा तो नहीं है, बीटा तो गया। फिर यहाँ पे अल्फा के साथ पाई नहीं हो सकता, ये भी गया। बीटा तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका था, ये दोनों नहीं हो सकते। यानी अगर एडजेसेंट फेसेस हैं तो अपोजिट फेस तो हो ही नहीं सकता। फिर अल्फा के साथ देखो थीटा और फाई नहीं, फाई तो ऑलरेडी कट चुका है, थीटा नहीं हो सकता। तो अब क्या, अब तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ओके। नेक्स्ट, फिर से हमें इंस्ट्रक्शन पढ़ना है 56 to 60 के लिए। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। देखो क्या क्या पूछा है,
डायरेक्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 50 to 60. Study the statement carefully and answer the following questions. Following are the candidates for selecting a candidate for MBA in a top college. MBA के लिए select करना है हमें, क्या होगा? Be not more than 25 ईयर की, 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम तो हो सकता है बिल्कुल। 1 अगस्त 2007 को फोकस रखना है हमें। 10th पास विथ मिनिमम 80% मार्क्स के साथ 10th होना चाहिए। 12th 70% के साथ होना चाहिए। हैव सिक्योर्ड मिनिमम 70% इन जीडी ग्रुप डिस्कशन, 60% इन इंटरव्यू। ओके, उसके बाद भी कुछ स्टेटमेंट है ए कि थर्ड के साथ, इसके साथ कंडीशन लगाया गया है, इसके साथ कंडीशन लगाया गया है, थर्ड अबव, बट हैज सिक्योर्ड अ लेजर एटलीस्ट 60%। मान लो ये 12 में 70% नहीं लाया, 60% भी लाएगा तो काम हो सकता है इसका इन क्लास 12, बट है साइंस इन क्लास 12। क्लास 12 में क्या होना चाहिए? साइंस। His case is to be referred to the department head of MBA। MBA के डिपार्टमेंट हेड के पास हमें सेंड करना चाहिए। ओके, फिर बी कंडीशन आया 5 के साथ, इसके साथ कंडीशन आया है बट हैज सिक्योर्ड एटलीस्ट 50% इन पर्सनल इंटरव्यू। मान लो इंटरव्यू में कम नंबर आ गया तो 50% भी अगर सिक्योर किया है ना, his her case is to be referred to एडमिशन कमेटी। ये डायरेक्ट इसका एडमिशन कमेटी के पास सेंड कर दिया जाएगा। बाकी सब कुछ ठीक है, इंटरव्यू में कम आया तो भाई भेज दो इसको एडमिशन कमेटी के पास। तो इतनी सारी चीजों को दिमाग में रख के हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो क्यों ना इसका हम एक डायग्राम बना ले? नहीं, डायग्राम हम बना सकते हैं कि भाई 10th क्लास के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ऐसे ऐसे। तो मैं ऑलरेडी डायग्राम बना चुका हूं, देखो कैसा। ये तो वही चीज है कि 1 अगस्त 2007 को, मतलब क्वेश्चन के आगे का ये चीज था, तो मैंने कॉपी करके आपको दिखाना चाहा है कि और क्या क्या चीजें हैं। ओके, इंस्ट्रक्शन है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक उम्मीदवार का विवरण दिया गया। आपको उपयुक्त स्थितियों में से प्रत्येक में दी गई जानकारी के आधार पर कार्रवाइयों में से एक का चुनाव करना होगा और उस कार्रवाई की संख्या को अपने उत्तर में चिन्हित करना होगा। आप प्रत्येक प्रश्न में दी गई जानकारी के अलावा और कुछ नहीं मान सकते हैं। ठीक है, 1 अगस्त 2017 के अनुसार है। नेक्स्ट, अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। मैं टेबल लेकर आ चुका हूं। अभी जो हमने पढ़ा वही चीज कि एज क्या होना चाहिए? एज 25 साल एज ऑन दिस डेट। ओके, क्लास 10th में 80%, 12 में 70%, लेकिन अगर 60% साइंस के साथ है तो MBA को भेज दो। और GD ग्रुप डिस्कशन में 70% होना चाहिए, इंटरव्यू में 60%, लेकिन अगर 50% भी है तो एडमिशन कमेटी के पास सेंड कर दो। इस चार्ट के अकॉर्डिंग काम कर लेंगे, क्योंकि उस डेटा को हम बार बार कॉपी यहां नहीं कर सकते। और आप भी चार्ट बना लो तो आपको भी समझने में आसानी होगी, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिले तो। पहला क्वेश्चन, सुशांत स्कोर्ड 85% इन 12। तो 12 में कितना चाहिए? 70, यानी ये पास हो गया। और भी साइंस स्ट्रीम, कोई मतलब नहीं है, 70% ही चाहिए था, 85 है। 90 इन 10th में 80, पास हो गया। 61 पर्सनल इंटरव्यू में 60 चाहिए था, पास हो गया। 74 इन जीडी में 70 चाहिए था, पास हो गया। This was 24 अप्रैल 1994, इसका जन्म 1994 को है और हमें लेना है 2017। तो 2017 में से हम 1994 घटा देंगे। 7 - 4 is 3 and 11 - 9 is 200। मतलब 23 साल, इधर कुछ महीना कुछ दिन का होगा, यानी 23 साल से थोड़ा बहुत आगे हो सकता है, 24 साल से तो कम ही रहेगा। तो ये हर क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। तो क्या होगा? केस इज टू बी रेफर्ड, कैंडिडेट इज बी सिलेक्टेड। कैंडिडेट सिलेक्टेड है भाई, इसमें तो सोचना ही नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, दीक्षांत ने विज्ञान में 67%, 67% इन 12। देखो 12 में 70 चाहिए था और जनाब को मिला है 67, मतलब यहीं से स्टार लग गया इन पे। इनके सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ सकता है। आगे देखो, 92% इन 10th, 80% चाहिए, पास। 85% पर्सनल इंटरव्यू, पास। 82% इन जीडी, पास। He was born on 12/1995, तो 95 में इसका जन्म हुआ है। तो ये 95 और 70 इधर 23 साल के आस, 22 साल ही लगभग हो गया, 23 साल। आप करके देख लो ना, ये 2017 और ये है 1995। ठीक है,
तो 7 - 5 = 2, और ये तो 22 साल से थोड़ा सा ज्यादा है, तो एज को भी ये क्रॉस कर गया, पास कर गया। तो क्या करोगे, तो 67% है और भी साइंस के साथ, तो 60% भी रहता साइंस के साथ तो एमबीए को भेज देते इसका मामला। तो हम क्या करेंगे, कैंडिडेट सिलेक्टेड नहीं, कैंडिडेट डेटा नहीं, डेटा सब कुछ है। केस इज टू बी रेफर टू एडमिनिस्ट्रेशन कमिटी नहीं, रेफर टू द एमबीए, यस, डिपार्टमेंट हेड ऑफ एमबीए को भेज देंगे, हमारा आंसर डी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58। ऋषभ स्कोर्ड 75% इन 12th इन आर्ट्स। 12th 75% आर्ट्स है कि क्या है, 70 ही चाहिए, पास हो गया भाई। 95% इन 10 पास हो गया। 55% पर्सनल इंटरव्यू में प्रॉब्लम आ गया, इसको 60 चाहिए था, स्टार लगा दो। 76% इन जीडी 70 चाहिए था, पास हो गया। 1993 इसका डेट ऑफ बर्थ है और हमको चाहिए था 2007, तो 2017 माइनस 1993, 7 - 3 = 4, 24, सही है। एज भी क्रॉस है, मतलब लिमिटेशन में है, पास हो गया बस एक जगह। तो एक जगह 60 है और 65 आया है, क्या करेंगे, हम रेफर कर देंगे एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी को या फिर एडमिशन कमिटी को। कमीशन कैंडिडेट टू बी सिलेक्टेड, कैंडिडेट नॉट टू बी सिलेक्टेड, केस इज टू बी रेफर टू द एडमिशन कमिटी। यस, ऑप्शन बी इज क्लियर, मामले को एडमिशन कमिटी के पास भेजा जाना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 59। रोशनी स्कोर्ड 69% इन 12 में रोशनी 69 पे 70 चाहिए था, यहां पे डाउट आ गया। और देखो ये नहीं बताया कि साइंस से की है कि किससे, सब्जेक्ट भी नहीं पता है, सब्जेक्ट मिसिंग है, ठीक है, 2 स्टार लग गया इस पे। अब 10th क्लास में 87, 10th में 80 चाहिए था, 10th को तो पास कर गई। सीएस को 62% इन पर्सनल इंटरव्यू में 60 चाहिए था, पास हो गई इंटरव्यू। 74 इन जीडी, पास हो गई। सी वाज बोर्न ऑन 13 1992, 1993 वाले हो जाते, तो 1992 का क्या है, ठीक है, 25 साल से, अच्छा इसमें भी प्रॉब्लम तो नहीं है, 25 से कम ही है, या 25 भी है तो चलेगा, लेकिन सब्जेक्ट मिसिंग है भाई। ये वाला आंसर इसका था, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, डी इसका आंसर था। 58 का आंसर डी था, ये हमने गलती से यहां लगा दिया था, कोई बात नहीं, चलेगा इतना, आप तो समझ रहे हो ना। इसका आंसर क्या होगा, तो डेटा इनएडिक्वेट टू टेक डिसीजन, हाँ भाई इसका डिसीजन लेने में प्रॉब्लम है। केस इज टू बी रेफर टू बी एडमिट नहीं कर सकते। कैंडिडेट नॉट एडमिनिस्ट्रेशन के पास कब करते, जब इंटरव्यू में प्रॉब्लम था, इंटरव्यू तो पास है तो एडमिशन के पास नहीं जाएगा। टू बी सेलेक्ट, नॉट टू बी सिलेक्टेड कैसे कह सकते हैं, हर जगह क्लियर है। कैंडिडेट टू बी सिलेक्टेड, ये भी सिलेक्ट भी नहीं कर सकते, और करे कि नहीं ये भी डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि 69% है यहां पर, लेकिन ये सब्जेक्ट क्या है ये देना चाहिए था। साइंस है कि नहीं हमें नहीं पता, इसलिए डेटा इनएडिक्वेट के साथ हमें जाना पड़ेगा कि आंकड़े अपर्याप्त है, ठीक है। 60, शेखर ने 12वीं में वाणिज्य विषय में 65, 65 लाया किसमें, कॉमर्स में, 12th में, और 12th में 70 चाहिए, मतलब यही से इसका बेड़ा गर्क हो गया कि भाई 65 वो भी कॉमर्स से लाए हो और एमबीए करने जा रहे हो और 12th में 70 चाहिए। साइंस अगर 60% भी रहते तो काम हो जाता, लेकिन यहाँ पे काम आपका नहीं हो सकता। तो पहले ही केस में सॉरी, कैंडिडेट सेलेक्टेड टू बी रेफर्ड टू बी नॉट बी सेलेक्टेड, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें तो आगे पढ़ना भी नहीं है ना, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 61 to 62 के लिए इंस्ट्रक्शन हमारे पास है, आइए जानते हैं क्या होगा। आप एक कंसल्टेंसी में आईटी विशेषज्ञ हैं, लेकिन आपको जो कार्य सौंपा गया है वो मानव संसाधन से जुड़ा हुआ है। भाई एचआर का मैटर है और आप आईटी कंसल्टेंट, ठीक है, जिससे आप सीमित ज्ञान रखते हैं, मतलब नॉलेज है ठीक ठाक, ज्यादा नहीं। आप क्या करेंगे, यू आर आईटी एक्सपर्ट, आपका एक्सपर्टाइज किस में है, आईटी में, इन अ कंसल्टेंसी
ठीक है, कंसल्टेंसी है वो किसी का। बट द वर्क असाइंड टू यू pertains human resources, HR, an area in which you have limited knowledge, मतलब ज्यादा नॉलेज नहीं है। What will you do? आप क्या करोगे? ओके, do limit job and send it to the boss. Do limited job मतलब जितनी सीमित मात्रा में काम करेंगे और उसे बॉस के पास भेज देंगे कि जितना आपका नॉलेज है उतना ही के अकॉर्डिंग काम करके भेज दो बॉस को कि भाई मैं आईटी एक्सपर्ट हूं और मुझे ये काम दे रहे हो। चलो आगे देखते हैं। अपने सहयोगियों के सहयोग लेंगे तथा सारे तौर तरीके सीख लेने के उपरांत आप अपने वरिष्ठ को बता देंगे कि आपने कार्य को संपादित करने में अपने सहयोगियों से सहायता ली है। आप आईटी एक्सपर्ट हैं, ऑफिस लोग से सीख लिया, बॉस को बताने गए कि आप ये करेंगे। तीसरा, कार्य दिए जाने के समय ही आप अपने बॉस को बता देंगे कि इस कार्य से संबंधित अनुभव आपके पास नहीं है। जैसे आपको वर्क मिला, आप आईटी एक्सपर्ट है, एचआर से मिला है, इसका नॉलेज मुझे नहीं, हटाओ, मैं नहीं करूंगा सर। या फिर डी, अपने वरिष्ठ को लिखित ढंग से बता देंगे कि इस कार्य में आपका कोई संबंध नहीं है। तो ये दोनों तो डिनाइल हो गया ना, तो डायरेक्ट डिनाई करना अच्छी बात नहीं होती है। अब आया दूसरा कि लिमिटेड जॉब, जितना आपको आता है उतना ही करके दोगे तो ये भी सही नहीं माना जाता है, तो उसमें परफेक्शन नहीं रहेगा। तो परफेक्ट बनिए, लोगों से सीखिए और ईमानदार बनिए। बॉस को बता दीजिए कि मैंने लोगों से सीख कर किया है बॉस। क्लियर है कि कुछ गलती भी मान लो थोड़ी बहुत होती है ना, तो ठीक है भाई ये सीख रहा है, अभी बॉस भी समझ जाएंगे कि आईटी एक्सपर्ट है, इसको कैसे करा है। तो सबसे ज्यादा सटीक आंसर ये होता है। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आप एक कारखाना के मालिक है, फैक्ट्री के मालिक हो। एक दिन आपके कारखाने में शोरगुल होने लगी तथा आपको बताया गया कि 2 मजदूर पर लोहे की एक छड़ गिर गई है, वे लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं तथा उनके शरीर से खून बह रहा है, सभी लोग आतंकित है। आप क्या करेंगे? परिस्थिति को संभालने हेतु पुलिस को बुलाएंगे। पुलिस, अरे अभी डेट थोड़ी ना हुआ है कि आप पुलिस को बुलाने गए, और क्या पुलिस को बुलाने का टाइम है? हाँ ठीक है, पुलिस को बुला लेंगे, लेकिन परिस्थिति पुलिस क्यों संभालेगी? ओके। नेक्स्ट, मजदूरों से कहना चाहिए कि वे लोग अपने अपने काम पर ध्यान दें। अल्लाह नहीं करो, अपने काम पे ध्यान दो। कोई मानेगा आपकी बात? नहीं। मजदूर संघ के नेता को कॉल करेंगे कि देखो ये अपने गलती से गिरा, हम नहीं जाए, विचार विमर्श कर लो। नहीं भाई, सबसे पहला काम होता है कि उसको मेडिकल फैसिलिटी हम प्रोवाइड करें, कि घायल मजदूरों की तत्काल चिकित्सा की व्यवस्था, गेट इमीडिएट मेडिसिन अटेंशन टू द इंजर्ड लेबर। बाकी काम प्रोसेस होता रहेगा, सबसे पहले ये करेंगे। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये 2020 रीजनिंग का पेपर समाप्त हुआ। जितने भी रीजनिंग पूछे गए थे लाइन बाय लाइन मैंने आपको करा दिया, और बाकी मैथ्स का भी प्रीवियस ईयर हमारे यहाँ अवेलेबल है, वो चैप्टर वाइज अवेलेबल है। और किसी भी क्वेरी के लिए, किसी भी मैथ्स के बैच के लिए, रीजनिंग के बैच के लिए, ऑनलाइन कोर्स के लिए, ऑफलाइन कोर्स के लिए, रिकॉर्डेड क्लास के लिए पाथ IAS को एक बार कॉल कीजिए, वहां पे आपके सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।